नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं जो है कि अब एक सीरीज चला रहा हूँ इतिहास का, जिसमें से हम सबसे पहले मुगल काल की चर्चा करेंगे। मुगल काल में जितने भी आज तक 17 शासक हुए हैं, जिसमें से 6 तो इम्पोर्टेंट हैं, बाकी सब जब मुगल काल का पतन उनके अयोग्यता के कारण उनका धीरे धीरे पतन होने लगा। तो जिसमें से मैंने जहीरुद्दीन, नसीरुद्दीन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक जो है कि इम्पोर्टेंट शासकों के नाम है। और यहाँ से फिर बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसिया, रफीउद्दर्जा, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह आलम, अहमद शाह आलमगीर सेकंड, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, जिसको हम बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। ये हम एक एक करके एक दिन लेक्चर देंगे और ये एक एक क्वेश्चन को हम लोग ढूंढ ढूंढ करके इसमें से निकालेंगे। जैसे आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा जहीरुद्दीन। इसे हमने जहीरुद्दीन मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक है। जहीरुद्दीन इब्राहिम लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा करके और दिल्ली की गद्दी पर बैठा, आगरा और दिल्ली पे कब्जा किया। तो जहीरुद्दीन का लड़का है नासिरुद्दीन, और नासिरुद्दीन का लड़का है बदरुद्दीन। बदरुद्दीन को हम लोग बोलते जलालुद्दीन। तो बदरुद्दीन, जलालुद्दीन एक ही नाम है। जहीरुद्दीन का लड़का नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन का लड़का बदरुद्दीन, बदरुद्दीन ही जलालुद्दीन है। इसी जलालुद्दीन को हम जलाल भी बोलते हैं, जिनको बैरम खां जलाल जलाल करके बुलाता था। तो इसका जलाल भी शॉर्टकट में नाम है। और उसके बाद आता है सलीम। अब बदरुद्दीन का लड़का सलीम, और सलीम का लड़का खुर्रम, खुर्रम का लड़का आलमगीर। और इसके बाद फिर बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद जहांदार शाह, फिर फर्रुखसिया, फिर रफीउद्दर्जा, फिर रफीउद्दौला, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर सेकंड, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने जहीरुद्दीन, नसीरुद्दीन, बदरुद्दीन, जलालुद्दीन क्यों लिखा, खुर्रम क्यों लिखा, सलीम क्यों लिखा। तो ये जहीरुद्दीन है, ये बाबर है। जहीरुद्दीन जो है ये बाबर है। नासिरुद्दीन ये हुमायूं है। बदरुद्दीन ये अकबर है। अकबर उसका नाम थोड़ी था, उसका नाम बदरुद्दीन था या जलालुद्दीन था, या जलाल उसको बैरम खां तो जलाल जलाल करके महामानगा भी कहती थी, जलाल जलाल, और बैरम खां भी जलाल ही बोलता था। तो बदरुद्दीन उसका बचपन का नाम था अकबर का। अकबर उसका नाम नहीं बल्कि उसकी एक उपाधि है अकबर। उसके बाद सलीम आ गया, अकबर का लड़का, जो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे जाके माथा टेका था। तो यही सलीम पैदा हुआ था, इसलिए इसका नाम रख दिया सलीम। शेख सलीम चिश्ती, इन्हीं के आशीर्वाद से ये पैदा हुआ था, इसीलिए इसका नाम रख दिया सलीम। उसका लड़का खुर्रम, और उसके बाद आलमगीर। ये खुर्रम है, यही शाहजहां है। खुर्रम ये शाहजहां है, आलमगीर है। आलमगीर एक इधर आएगा और एक आलमगीर सेकंड इधर आएगा। ये तो ये आलमगीर फर्स्ट है, ये आलमगीर सेकंड है, आलमगीर ही औरंगजेब है। तो अब तो समझ में आ गया होगा, जहीरुद्दीन मतलब बाबर, नासिरुद्दीन मीन्स हुमायूं, बदरुद्दीन आमली जलालुद्दीन। बदरुद्दीन मीन्स बदरुद्दीन अकबर का नाम है, जलालुद्दीन अकबर का, सलीम जहांगीर का नाम है, और उसके बाद खुर्रम शाहजहां, आलमगीर औरंगजेब। इसके बाद फिर यहाँ तो घृत कायर, साहेब खबर, मस्त राजा, रंगीला। इसके बाद जो भी आएंगे इसको हम बोलते हैं उत्तर मुगल काल। तो ये जब अकबर आलमगीर की मृत्यु हो जाती है 1707 में, उसके बाद का जो पीरियड चलेगा उसमें 11 शासक टोटल आएंगे। ये लोग अपने अयोग्यता के बल पे या ये लोग शासन सत्ता को संभालने के लिए ये लोग उतना सक्षम नहीं थे, इसलिए जो है कि ये लोग मुगल काल के पतन का कारण भी बनते हैं भविष्य में। तो हमने सबसे पहले जहीरुद्दीन को लिया है। हम अभी जहीरुद्दीन भी पढ़ाएंगे, नसीरुद्दीन भी बताएंगे, बदरुद्दीन, जलालुद्दीन भी बताएंगे, सलीम भी बताएंगे, खुर्रम, आलमगीर, सबके बारे में एक एक करके एक एक लेक्चर देंगे। जिसमें अभी हमने जहीरुद्दीन को लिया है, यानी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, पादशाह, गाजी, ये सब इसी का नाम है। तो उसके बाद जो है कि अब जहीरुद्दीन के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि जहीरुद्दीन बाबर से संबंधित कितने क्वेश्चन बाबर से संबंधित बन रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं। तो जहीरुद्दीन
बार बार इसलिए मैं जहीरुद्दीन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये नाम पूछता है कि बाबर के बचपन का क्या नाम था। तो ऑप्शन में आएगा जहीरुद्दीन, नसरुद्दीन, बदरुद्दीन, आलमगीर, तो खुर्रम, सलीम। तो ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो जहीरुद्दीन ये उमर से मिर्जा है, ये इनके पिताजी हैं। ये कुतलू निगार खानम है, ये इनकी माता जी हैं। कुतलू निगार खानम इनकी माता जी हैं। और उसके बाद ये 14 फरवरी 1483 क्या है, तो 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था, यानी जहीरुद्दीन का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? अंदीजान गांव में। अंदीजान भी एक फरगना में छोटी सी रियासत है, गांव है, ट्रांसआक्सियाना। तो ट्रांसआक्सियाना देखो, उमर शेख मिर्जा पिताजी, कुतलू निगार खानम माताजी। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का दिन था, 14 फरवरी 1483 को जहीरुद्दीन का जन्म। अंदीजान गांव, ट्रांसआक्सियाना छोटी सी रियासत, फरगना घाटी भी वही छोटी सी रियासत है। यह उज्बेकिस्तान का देश कौन सा था वर्तमान में? उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, उसी के बगल में पड़ता है, इधर पश्चिमी वेस्टर्न एरिया में। तो अब यहीं से देख लीजिए कि हम लोग कितने क्वेश्चन निकाल लिए। उमर शेख मिर्जा बाबर जहीरुद्दीन के पिताजी हैं, कुतलू निगार खानम उनकी माता जी हैं। 14 फरवरी 1483 को उनका जन्म हुआ। अंदीजान गांव में बाबर का जन्म हुआ। ट्रांसआक्सियाना, कभी कभी अंदीजान अगर ऑप्शन में रहेगा तो ट्रांसआक्सियाना रहेगा, तो ट्रांसआक्सियाना में बाबर का जन्म हुआ। फरगना, अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा तो फरगना रहेगा, यानी कि फरगना में बाबर का जन्म हुआ। अगर फरगना भी न रहे, ये भी तीनों न रहे, तो उज्बेकिस्तान, फरगना उज्बेकिस्तान में पड़ता है। यही उज्बेकिस्तान में ही उज्बेक आएगा, उज्बेक सरदार आएगा शैबानी खान, और शैबानी खान और बाबर का पहली लड़ाई होगा, और उसमें 1502 में, और बाबर जो है उसमें हार जाएगा, बाबर हार जाएगा। फिर इसी शैबानी खान की युद्ध कला, युद्ध नीति को बाबर बैठ के सीखेगा, तो इनसे सीख लेगा तुगलुमा युद्ध प्रणाली। किसी से उस्मानी विधि सीखेगा, किसी से रूमी विधि सीखेगा, किसी से घुड़सवारी सीखेगा, किसी से बंदूक चलाना सीखेगा, तोप चलाना सीखेगा, इनसे तुगलुमा नीति सीख लेगा। तो यही सब उसके जीवन में काम देंगे और वो एक मजबूत सत्ता हासिल करने में उसको मदद करेंगे। अब पिता जो थे तैमूर वंशी थे, पिताजी इनके तैमूर वंशी थे। पितृ पक्ष से यह जो है कि 5वीं संतान था अपना, और इसके पिताजी तैमूर वंशी थे, तो यानी पितृ पक्ष के तैमूर वंशी 5वां संतान था ये। और माता की तरफ से चंगेज खां 13वां था। चंगेज खां का जो 13वां संतान था वो उनकी माता जी थी, और ये 14वां हो गया। तो यानी कि मातृ पक्ष से चंगेज वंशी 14वीं संतान था ये। कहीं कहीं लिखा है कि बाबर 11 वर्ष में गद्दी पर बैठ गया फरगना की, कहीं 12 वर्ष लिखा है, कहीं 11 वर्ष 4 माह लिखा हुआ है। तो तीनों हमने लिख दिया है कि 11 वर्ष या 12 वर्ष या 11 वर्ष 4 माह, ये तीनों में देख लीजिएगा कैसे कौन सा ऑप्शन में है, उस हिसाब से टिक लगाइएगा। ये समरकंद वहां की राजधानी, फरगना की राजधानी हुआ करती थी समरकंद, और समरकंद को जीतने का यह तमन्ना पाले हुआ था मन में, लेकिन बेचारा एक बार जीतता है और 3 महीना में वहां से भागना पड़ता है, और दोबारा जीतता है तो 8 महीना रह पाता है। यानी कि 1499 में उसने कब्जा किया बाबर ने फरगना पे, समरकंद पे, फरगना की राजधानी समरकंद पे। 1499 में समरकंद को जीतता है और 3 महीना एक टिक पाता है। उसके बाद फिर वहां से उसको असफलता का सामना करना पड़ता है। उसके बाद आता है बेचारा। फिर उसके बाद 1501 में 1499 में जीता, फिर 3 महीना बाद फिर वहां से इसको भागना पड़ा। फिर 1501 में, यानी कि 1501 यानी साल भर के बाद 1501 में फिर जीतता है समरकंद को। 8 महीना वहां रहता है। फिर उज्बेक उसको परेशान कर देते हैं, और उज्बेक पता ही है उज्बेक कितने खतरनाक है, इतनी बढ़िया तुगलुमा युद्ध प्रणाली भी रखे हैं, बहुत एडवांस है सब। फिर उनको बाबर को भगा देते हैं सर, युद्ध यहाँ हार जाता है। फिर उसके 3 साल के बाद 1501 में समरकंद इसके हाथ से गया, और उसके बाद 1504 में 3 साल के बाद फिर 1504 में अफगानिस्तान पर कब्जा करता है और वहां की राजधानी काबुल बना लेता है।
अब काबुल तो इसका सबसे फेवरेट इलाका हो गया। काबुल के लोगों से इतना प्रेम करता था कि जब युद्ध में सोना चांदी हीरे जवाहरात धन दौलत लूटता था तो काबुल की जनता को ले जा करके बांटता था। प्रत्येक नागरिक को चांदी का सिक्का तक बांट दिया था और एक एक चांदी का सिक्का बांटने के कारण ही इसको कलंदर की उपाधि मिली थी। कहीं लिखा होगा कलंदर। तो कंधार और काबुल और कंधार ये दो जगह हैं। ये सिक्का चलाया था। अब काबुल में ये चलाया था, कंधार में चलाया था शाहरुख नाम का सिक्का और काबुल में बाबरी चलाया था। तो ये थोड़ा दयालु प्रवृत्ति का था। काबुल की जनता से बहुत मोहब्बत करता था, उनको अपने दिल में बसा के रखता था। इसी कारण से वहां की जनता का प्रिय शासक भी था। और जब कभी युद्ध में धन दौलत लूटता था तो ले जा करके वहां के प्रत्येक नागरिक को, ये तो ऐसा कहावत तो है कि एक एक चांदी का सिक्का बांटा था, इसीलिए वहां के लोगों ने इसको कलंदर बोला। कलंदर की उपाधि भी मिल गई है। अभी ये अपने पिताजी की उपाधि मिर्जा को त्याग करके भी बादशाह की उपाधि धारण करेगा। जब इसका विकास नहीं होता रहेगा तो कोई ज्योतिषी बताएगा, कोई मौलवी या इन लोगों के जो भी धर्मगुरु हैं उसमें से किसी से राय बात लेगा तो लोग बताएंगे कि तुमने 1499 में युद्ध किया, समरकंद को जीता, 3 महीना बाद फ्लॉप हो गए। फिर 1501 में फिर तुमने समरकंद को जीता, फ्लॉप हो गए। उसके पहले शहबानी खान तुम्हें हरा ही चुका है। उसके बाद 1504 में अफगानिस्तान को जीत लिए, काबुल राजधानी बना दिए। तो ये जो तुम्हारा इसका जो राज्याभिषेक हुआ है वो 1494 में हुआ है। राज्याभिषेक इसका हुआ है 8 जून 1494। 8 जून 1494 8 जून 1494 को ये इसका राज्याभिषेक हुआ है। 8 जून 1494 को राज्याभिषेक हुआ फरगना में, फरगना घाटी। तो फरगना का ये 94 से जोड़ो, 94 के बाद 99 में समरकंद जीता। तो 99 में समरकंद जीता, 3 महीना बाद खेला खत्म। फिर 1501 में फिर समरकंद जीता। समरकंद जीता, 8 महीना रहा, खेला खत्म। फिर 1504 में अफगानिस्तान जीता। तो 94 से लेके 6 साल हो गया 1500 लेकर के 1504 तक अभी अफगानिस्तान तक पहुंचा है। तो 6 उधर और 4 इधर हो गया, 6 4 10। अब 3 साल बाद 13 साल हो गया है। फिर अब 1504 में अफगानिस्तान जीतने के बाद अब सोचे कि आखिर 13 साल हो गया मेरे को, 10 साल उधर हो गया, 94 6 और उसके बाद फिर 4 10 साल हो गया, अभी मेरा कोई विकास नहीं हो रहा है। तो किसी अपने धर्मगुरु से पूछा, गुरुजी से पूछा। गुरुजी कहे तुम्हारे पिताजी के नाम के पीछे जो मिर्जा लग गया है, ये मिर्जा तुम्हारे रास्ते में बाधा का काम कर रहा है। जब तक ये मिर्जा को हटाओगे नहीं तब तक तुम्हारा विकास नहीं होगा। तब इसने 1507 में क्या किया, मिर्जा जो उपाधि थी पिताजी की जो ट्रेडिशनल चली आ रही थी उनके पिताजी का, उनको छोड़ा और मिर्जा से क्या बन गया, पातशाह। तो पातशाह की उपाधि धारण कर लिया और इसी पातशाह का बिगड़ा रूप है बादशाह। इसी का बिगड़ा रूप है बादशाह। और उसके बाद तो फिर क्या है, फिर हिंदुस्तान में निमंत्रण देने के लिए लोग बैठे ही हैं। उधर से आलम खां लोधी बैठा है, उधर दौलत खां लोधी बैठा है। यहाँ भी इंतजार कर रहे हैं लोग कि बाबर को बुलाइए और भारत में आकर के लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को मारे और मार के यहाँ से धन दौलत लूट के लेके चले जाएं। आलम खां लोधी इनका चाचा, खुद इनका चाचा है। दौलत खां लोधी पंजाब का सूबेदार है। संग्राम सिंह मेवाड़ के राजा हैं। मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह अर्थात संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा। तो दौलत खां पंजाब का सूबेदार है। ये भी बाबर को बुलाने के लिए तरह तरह का षड्यंत्र कर रहा है इब्राहिम लोधी के खिलाफ। आलम खां लोधी ये तो दिल्ली पे जाए, ये चूंकि पंजाब का स्वतंत्र शासक बनना चाह रहा है, पंजाब का स्वतंत्र गवर्नर ही बनना चाह रहा है दौलत खां लोधी। इसके इब्राहिम लोधी के अंदर था, ये उनके अधीन था। अब आलम खां सोच रहा है कि हम उसके चाचा हैं तो भतीजा क्यों दिल्ली की गद्दी पर बैठे। तो ये षड्यंत्र कर रहे हैं
ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण खड़ंजकारी हैं। संग्राम सिंह तो बाद में, संग्राम सिंह का और इब्राहिम लोदी का इसके पहले भी लड़ाई हो चुका है। संग्राम सिंह जीते, उस युद्ध में इनका एक हाथ भी कट गया। तो संग्राम सिंह तो अभी शांत है, लेकिन आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी, ये दौलत खां लोदी पंजाब का सूबेदार है, आलम खां लोदी दिल्ली के गद्दी पर बैठने का सपना संजोए है। ये दोनों आपस में षड्यंत्र कर करके निमंत्रण दे देते हैं बाबर को कि जहीरुद्दीन जी आइए। और इन लोगों के दिमाग में ये था ना कि वो आएगा, क्योंकि ये बार बार अटैक करता था, जीतता था, चला जाता था, बार बार अटैक करता था, जीतता था, चला जाता था। शैबानी खान से तो हार गया सरेपुर के युद्ध में। तो ये लोग क्या किए कि सोचे कि वो आएगा दिल्ली में और इब्राहिम लोदी को मारेगा और लूटपाट करके चला जाएगा, इसके बाद सिंहासन खाली हो जाएगा, हम लोग उस पर कब्जा कर लेंगे, हम दिल्ली के सुल्तान बन जाएंगे। ऐसा आलम खां लोदी इसका चाचा सोच रहा है। और दौलत खां लोदी सोच रहा है कि हम पंजाब के स्वतंत्र शासक बन जाएंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत हाथ संग्राम सिंह जी का भी है, जिन्होंने मेवाड़ के शासक हैं। संग्राम सिंह और उर्फ राणा सांगा, ये भी इनके पास भी निमंत्रण ये भी कहे बाबर से कि आप आइए और इब्राहिम लोदी से युद्ध लड़िए और हम आपको अपनी सेना देंगे। लेकिन जिस दिन युद्ध शुरू होने वाला रहता है, पता चलता है संग्राम सिंह अपनी सेना बुलवा लेते हैं। तो कहते नहीं। जब आए अपने मंत्रिमंडल में, उन्होंने संग्राम सिंह राय मशवरा किए अपने जो मंत्री थे, तो लोगों ने कहा कि आप खुद इतने ताकतवर हैं, आपसे खुद इब्राहिम लोदी भयभीत है, एक बार हरा चुके हैं, तो आप दूसरे का सहयोग क्यों लेकर के किसी का मदद करेंगे, भविष्य में खतरा हो सकता है। तब जो है संग्राम सिंह अपनी सेना वहां पर नहीं भेजे। और इसी बात का खुन्नस जो है जहीरुद्दीन निकालेगा जब पानीपत के युद्ध, जब इब्राहिम लोदी को मार लेगा, तो इसी का खुन्नस निकालने के लिए वो अगला खानवा की लड़ाई लड़ेगा। तो फिर हो गया 1499 हो गया, 1501 हो गया, 1504 हो गया, 1507 में उसने बादशाह की उपाधि भी धारण कर ली, मिर्जा को त्याग भी दिया। अब उसका शुरू होता है 1519 में युद्ध अभियान। 1519 में बाजौर पर अटैक करता है, भेरा पर अटैक करता है और सबसे पहली बार तो खाने का प्रयोग करता है। और पेशावर बाजौर पे सबसे पहला अटैक करता है, भेरा के किला पर करता है, ये दोनों को कब्जा कर लेता है और यही सबसे पहले तोपखानों का प्रयोग भी करता है। उसके बाद 1519 में ही पेशावर को भी जीत लेता है। तो एक जीता बाजौर, भेरा जीता, भेरा का किला जीता, बाजौर जीता, पेशावर जीता 1519 में। फिर 1520 में ये सियालकोट पाकिस्तान में है, ये सैयदपुर और सियालकोट को जीत लिया। साल भर के बाद सैयदपुर को भी जीत लिया, सियालकोट भी जीत लिया। उधर से ही भारत में तो तीन तरफ से, इधर पूरब में पश्चिम में बंगाल है और दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में अरब सागर है। तो बाकी भारत में प्रवेश करना, उधर से हिमालय, उत्तर में भारत में प्रवेश करने का यही रास्ता है। पेशावर पाकिस्तान होते हुए, फिर सिंध पंजाब होते हुए, खैबर दर्रा, ये सब होते हुए वो आ रहा था। कौन सी पहाड़ी है जहां से उतर गया, तो वही एक रास्ता था, उधर से आ रहा था। तो सबसे पहले बाजौर को जीता, भेरा का किला जीता, सबसे पहली बार तो खाने का प्रयोग किया। 1519 में पेशावर को भी जीत लिया। फिर सैयदपुर और सियालकोट को 1520 में जीत लिया। फिर 4 साल के बाद 1524 में लाहौर को भी अपने कब्जे में कर लिया, दीपालपुर को भी अपने कब्जे में कर लिया। अब 1525 में पंजाब पर अटैक किया और पंजाब को भी अपने कब्जे में कर लिया। अब इसका इधर से आने जाने वाला पूरा रास्ता खाली। अब पंजाब जैसे यहाँ आया, अब यहाँ से शुरू होगा हिंदुस्तान का जो परिवर्तन का जो टर्निंग पॉइंट है, अब यहीं से शुरू होगा। यहीं से आलम खां लोदी, दौलत खां लोदी, संग्राम सिंह, ये 3 लोगों ने मिलकर निमंत्रण दिया, आया। और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में, जो हरियाणा में पड़ता है, पानीपत के मैदान में 1526 में 21 अप्रैल को लोदी वंश के जो अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, उनकी 1.5 लाख सेना, 1.5 लाख उनके सैनिक, और कहा जाता है कि 26,000 कुल मिलाकर के 26,000 बाबर की सेना, यानी जहीरुद्दीन की सेना, जहीरुद्दीन मोहम्मद बादशाह गाजी कलंदर। तो
तो 26,000 इसकी सेना, 1.5 लाख इसकी सेना आमने सामने हो गई, जिसमें से संग्राम सिंह ने अपनी सेना वापस बुला लिया, यानी कि राणा सांगा ने अपनी सेना वापस बुला लिया। अब तो कुछ और कम हो गए, लेकिन ये बहुत गजब का लड़ाका था, ये बहुत गजब का आक्रांता था। ये जो है कि हिम्मत नहीं हारा। अब यहीं पर जब ये बैठ करके 12-13 साल जो इंतजार किया था, 1494 में पैदा हुआ, 1499 में इसने अटैक किया समरकंद पे, फिर 1501 में समरकंद पे अटैक किया, फिर अफगानिस्तान। ये जो 12-13 साल का समय है ना, ये 12-13 साल बैठ करके ये आराम नहीं कर रहा था। इसके कुछ दुश्मन भी थे। ये तो उज्बेक थे, एक उज्बेक थे, अंटोमन साम्राज्य था, तुर्क वाले थे। तो ये 2-3 दुश्मन इनके थे। तो इन लोगों के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। तो शैबानी खान जिसे हारा था, ये तो खत्म ही हो गया। शैबानी खान भी चला गया, तुर्कों का जो था। तो कहीं से इसने तुलुमा नीति सीख ली, कहीं से इसने रूमी विधि सीख ली, कहीं से इसने तुलुमा नीति सीख ली, रूमी विधि सीख ली, कहीं से घुड़सवारी सीख लिया, कहीं से इसने व्यूहरचना सीख लिया, और कहीं से तोपखाना, बंदूक चलाना, ये सब इसने सीख लिया। और उसी का इस्तेमाल 21 अप्रैल 1526 को पानीपत हरियाणा में क्षेत्र में करता है। और अंततः तुगलमा युद्ध नीति, स्पेशल तुगलमा युद्ध नीति का धमाकेदार असर, और इसके साथ 2 इसके तोपची थे, निशानची थे, जो तोप चलाते थे। एक था उस्ताद अली और एक था मुस्तफा। उस्ताद अली और मुस्तफा के कुशल तोपची होने का जो प्रमाण है यहीं से मिलता है। इन दोनों ने युद्ध को जिताने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और कुछ तो तुलमा नीति, तुलगमा युद्ध नीति, और उस्ताद अली और मुस्तफा के सर पे जीत का सेहरा तो जहीरुद्दीन के सर पे इन लोगों ने डाल दिया। लेकिन उसका पूरा श्रेय उस्ताद अली, मुस्तफा, तुलगमा युद्ध नीति, रूमी विधि, उस्मानी विधि, उज्बेक विधि, और बंदूकधारी, तोपखाने का सही ढंग से प्रयोग, ये सब मिलाने से जो इसके अंदर पावर आ गई थी, उसी पावर का परिणाम हुआ कि भारत में मुगल वंश